हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे और एग्जाम्स की प्रिपरेशन में लगे होंगे। जैसे कि आपको पता है यूजीसी नेट के पेपर में अब बहुत कम टाइम बचा है, तो अगर आप यूजीसी नेट का एग्जाम पेपर नंबर 2 अगर आप पॉलिटिकल साइंस से देने वाले हो तो आपके लिए आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। आज की क्लास में हम 50 इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड रीड करेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है जिसमें मैंने मैक्सिमम सब यूनिट को ऐड किया हुआ है। 10 की 10 यूनिट्स इसमें आपको देखने को मिलेंगी और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो बहुत ज़्यादा लंबी क्लास नहीं होगी, सिर्फ 50 ही क्वेश्चंस आज की क्लास में रहेंगे। तो प्लीज़ क्लास को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा क्लास को। बाकी आपका कोई कमेंट आप करना अगर आप चाहते हो तो आप कमेंट भी कर सकते हो कि आपको ये क्लासेस कैसी लगती हैं। बाकी क्लास को लाइक कर दें और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास। तो आज की क्लास में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है नैन्सी फ्रेजर। ठीक है, नैन्सी फ्रेजर जो है उसके त्रिआयामी न्याय यानी कि 3 डायमेंशनल जस्टिस के सिद्धांत में कौन सा एक आयाम शामिल नहीं है। ठीक है, तो जो नैन्सी फ्रेजर थे, सबसे पहले तो हमारा यही क्वेश्चन बन गया कि नैन्सी फ्रेजर ने त्रिआयामी न्याय का सिद्धांत दिया है। ठीक है, 3 डायमेंशनल जस्टिस का एक थ्योरी जो है वो नैन्सी फ्रेजर के द्वारा दी गई है। ठीक है, सबसे पहला तो क्वेश्चन हमारा यहीं पर क्लियर हो जाता है कि जो 3 डायमेंशनल जस्टिस की जो थ्योरी है वो दी गई है नैन्सी फ्रेजर के द्वारा। और इन्होंने कौन सा उसमें सिद्धांत शामिल नहीं किया है, क्या वो पुनर्वितरित है, ठीक है, मान्यता है, प्रतिनिधित्व है या प्रतिशोध है। तो जो प्रतिशोध है, ठीक है, उसको इन्होंने अपने 3 डायमेंशनल जो जस्टिस वाली इनकी थ्योरी है उसमें इन्होंने इसको ऐड नहीं किया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि पाश्चात्य रूढ़िवादी विचारक माइकल ऑक्शॉट जो थे, ठीक है, माइकल ऑक्शॉट जो थे, उनकी प्रसिद्ध कृति में राजनीति में तर्कवाद, ठीक है, राजनीति में तर्कवाद की तीव्र आलोचना की गई है। ठीक है, तो उनकी किस ऐसी कौन सी उनकी कृति है माइकल ऑक्शॉट की जिसमें इन्होंने राजनीति के तर्कवाद की आलोचना जो है वो की हुई है। ठीक है, तो वो उनकी जो कृति थी उसका नाम था रिलेशनिज्म इन पॉलिटिक्स एंड अदर एसेज। ठीक है, रिलेशनिज्म इन पॉलिटिक्स एंड अदर एसेज जो है वो ऑक्सफोर्ड की रचना है जिसमें इन्होंने राजनीति में तर्कवाद जो है उसकी तीव्र आलोचना जो है वो की हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, रॉबर्ट डहल जो हैं उन्होंने अपनी किस पुस्तक में लोकतंत्र के विकृत रूप को स्पष्ट करने के लिए विकृत बहुतंत्र, ठीक है, विकृत बहुतंत्र की अवधारणा को प्रस्तुत किया था। ठीक है, इन्होंने कौन से ऐसी उनकी पुस्तक है रॉबर्ट डहल की जिसमें इन्होंने विकृत बहुतंत्र को की अवधारणा को प्रस्तुत किया हुआ था। तो उनकी पुस्तक का नाम है डिलेमास ऑफ पॉपुलर पॉपुलरिस्ट डेमोक्रेसी। ठीक है, डिलेमास ऑफ पॉपुलरिस्ट डेमोक्रेसी जो है इनकी पुस्तक है जिसमें इन्होंने रॉबर्ट डहल ने विकृत बहुतंत्र की अवधारणा जो है वो प्रस्तुत की हुई है। ठीक है, तो ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट आता है नारीवादी विचारक सुसान मोलर ओकिन। ठीक है, ये आपने याद रखना है, ये एक फेमिनिज्म के थिंकर हैं, ठीक है, विचारक हैं। तो ये सुसान मोलर ओकिन जो हैं इन्होंने अपनी किस कालजयी रचना में न्याय के सिद्धांतों के को परिवार के भीतर लागू करने की वकालत जो है वो की है। तो इनकी जो एक रचना है उनका उसका नाम है जस्टिस जेंडर एंड द फैमिली। ठीक है, जस्टिस जेंडर एंड द फैमिली जो है एक फेमिनिज्म के जो थिंकर हैं, क्या नाम है, सुशान मोलर ओकिन, उनकी रचना है। ठीक है, जिसमें इन्होंने जो है वो एक परिवार के भीतर लागू होने की, न्याय के सिद्धांतों को परिवार के भीतर लागू करने की वकालत जो है वो की हुई है। ठीक है, तो पुस्तक का नाम आपने, इनकी कृति का नाम आपने याद रखना है, जस्टिस जेंडर एंड द फैमिली। ठीक है, नेक्स्ट आता है सी बी मैकफर्सन। ठीक है, सी बी मैकफर्सन ने हॉब्स के और लॉक के उदारवादी सिद्धांतों का विश्लेषण करते हुए किस प्रसिद्ध अवधारणा का प्रतिपादन किया था।
तो सीबी मैकफर्सन ने कौन सी अवधारणा दी हुई थी, सीधे ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो ठीक हो जाएगा, यानी कि स्वतत्व मूलक व्यक्तित्ववाद। ठीक है, पोसेसिव इंडिविजुअलिज्म। ठीक है, स्वतत्व मूलक व्यक्तिवाद जो है वो सीबी मैकफर्सन की अवधारणा है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट आता है कि प्लेटो ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द स्टेट्समैन, ठीक है, सबसे पहला तो हमारा क्वेश्चन क्लियर यहीं से हो जाता है कि द स्टेट्समैन जो है उसमें कानूनों के प्रति सम्मान के आधार पर जो शासनों का जो वर्गीकरण किया गया है उसमें सर्वोत्तम वैध शासन किसे माना गया है। तो सबसे पहले तो आपने ये लिख के रख लेना है कि जो स्टेटमैन जो है द स्टेट्समैन जो है वो प्लेटो की पुस्तक है। ठीक है, बहुत फेमस इनकी पुस्तक है ये, द रिपब्लिक और द स्टेटमैन जो है वो प्लेटो की पुस्तकें हैं, ये आपने याद रखना है। बाकी इन्होंने क्या वर्गीकरण किया हुआ है उसमें सर्वोत्तम जो वैध शासन बताया हुआ है वो कौन सा शासन बताया हुआ है, इन्होंने ये बताया हुआ है राजतंत्र। ठीक है, मोनार्की को ये मानते थे कि ये सर्वोत्तम वैद्य शासन है। ठीक है, द स्टेट्समैन में इन्होंने जो है वो राजतंत्र का समर्थन किया हुआ है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट आता है अरस्तु। अरस्तु जो थे वो प्लेटो के ही शिष्य थे। ठीक है, अरस्तु की नागरिकता संबंधी विचारों के अनुसार अरस्तु ने जो सिटीजनशिप के जो विचार दिए हैं उनके अनुसार निम्नलिखित में से किसे आदर्श राज्य की नागरिकता के अधिकार से पूर्णतः वंचित किया गया है। ठीक है, तो वो ऑप्शन नंबर सी, दासों, महिलाओं, श्रमिकों और शिल्पकारों को। ठीक है, ये मानते थे कि जो नागरिकता है वो ना तो दासों को मिलनी चाहिए, ना महिलाओं को, ना श्रमिकों को और ना ही शिल्पकारों को। तो अरस्तु जो थे वो महिलाओं की भी नागरिकता के विरुद्ध थे, ये भी आपने याद रखना है कि अरस्तु जो थे वो मानते थे कि जो नागरिकता है उसको उसका अधिकार जो है वो सिर्फ दासों, महिलाओं और श्रमिकों और शिल्पकारों को नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, उनके नागरिकता के अधिकारों से इनको वंचित जो है वो रखा जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैकियावेली। मैकियावेली की कौन सी प्रसिद्ध ऐतिहासिक और राजनीतिक पुस्तक संवाद शैली, ठीक है, संवाद डायलॉग स्टाइल जो है उसमें लिखी गई थी। तो मैकियावेली की बहुत फेमस जो रचना है वो है द आर्ट ऑफ द वार। ठीक है, द आर्ट ऑफ द वार जो है इसमें इन्होंने संवाद शैली का प्रयोग किया हुआ था। संवाद शैली मतलब कि आप समझ ही सकते हो कि जैसे ऐसे दिखाया गया था कि एक व्यक्ति जो है वो दूसरे व्यक्ति के साथ बातचीत जो है वो कर रहा है। ठीक है, तो उसको एक डायलॉग स्टाइल के साथ इन्होंने लिखा था, द आर्ट ऑफ वार। ठीक है, द आर्ट ऑफ वार जो है वो मैकियावेली की पुस्तक है, ये भी आपने याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है, बाकी द प्रिंस भी मैकियावेली की ही रचना है, ये भी आपने याद रखना है, लेकिन जो जिसमें इन्होंने डायलॉग स्टाइल का यानी कि संवाद शैली का प्रयोग किया हुआ था वो थी इनकी द आर्ट ऑफ वार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि थॉमस हॉब्स के अनुसार मानव जीवन में सतत आनंद की प्राप्ति का क्या अर्थ है। तो उसमें जो मानव जीवन की प्राप्ति का अर्थ है वो है ऑप्शन नंबर बी, इच्छाओं की एक वस्तु से दूसरी वस्तु की ओर निरंतर गति और उनकी संतुष्टि। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट है जॉन लॉक के संपत्ति के अधिकार के तहत लॉकियन प्रोविजो का क्या अर्थ है। लॉकियन प्रोविजो जो है उसका क्या अर्थ है, उसका अर्थ है कि संपत्ति अर्जित करते समय दूसरों के उपभोग के लिए भी प्रचुर मात्रा में और उतनी ही अच्छी संपत्ति छोड़नी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि खुद के लिए ही सोचना है। ठीक है, दूसरों के लिए भी उतना ही सोचना चाहिए जितना जी हम खुद के लिए सोचते हैं। ठीक है, तो ये जॉन लॉक का विचार था, उन्होंने 3 प्राकृतिक अधिकारों की बात की थी, जिसमें उन्होंने संपत्ति के अधिकार की भी बात की थी। उनका मानना था कि संपत्ति का उपभोग जो है हमें इस प्रकार से करना चाहिए कि जो दूसरा व्यक्ति है उसके लिए भी उतनी ही अच्छी और उतनी ही प्रचुर मात्रा में जो संपत्ति है वो रह जाए। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि जीन जैक रूसो। जीन जैक रूसो की प्रसिद्ध पुस्तक एमिल, ठीक है, एमाइल भी इसको कहते हैं और एमिल भी इसको कहते हैं, जो 1762 में इनके द्वारा लिखी गई थी। जीन जैक रूसो के द्वारा जो 1762 में इमाइल या एमिल पुस्तक जो लिखी गई थी उसके उसका जो विषय था, उसका जो सब्जेक्ट था वो किस पर केंद्रित था। ठीक है, उसमें मतलब उन्होंने किसके ऊपर ये सेंट्राइज करके लिखी हुई थी। तो ऑप्शन नंबर बी होगा, शिक्षा और नागरिकता के विकास पर। ठीक है, एजुकेशन एंड सिटीजनशिप के के ऊपर इन्होंने जो एमिल थी वो लिखी हुई थी 1762 में जीन जैक रूसो ने। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन, जेएस मिल।
ये सभी जो थिंकर्स हैं, ये वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर वाली यूनिट से क्वेश्चन हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है और इन सभी थिंकर से क्वेश्चन जो है वो थॉट से क्वेश्चन जो है वो पूछे ही जाते हैं, ठीक है? नेक्स्ट जेएस मिल की बात हो रही है, ठीक है? जेएस मिल ने अपनी किस अत्यंत महत्वपूर्ण नारीवादी रचना, ठीक है, फेमिनिज्म से रिलेटेड इनकी रचना थी, उसमें भूमिका में अपनी पत्नी हैरियट टेलर के विचारों का योगदान को खुले मन से स्वीकार किया था। तो हैरियट टेलर इनकी पार्टनर थी जो बाद में इनकी पत्नी बन गई थी, ठीक है? तो हैरियट टेलर का ऐसा कौन-सा विचार था जिसको इन्होंने खुले मन से स्वीकार किया था? तो इनका जो विचार था मतलब कौन-सी रचना में किया था? तो द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन, ठीक है? द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन जो थी वो हैरियट टेलर और जेएस मिल दोनों की पुस्तक मानी जाती है, ठीक है? द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन जो है वो जेएस मिल और हैरियट टेलर दोनों की पुस्तक है, ठीक है? 1869 में इनके द्वारा ये पुस्तक जो है वो लिखी गई थी, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने अपने ऐतिहासिक भौतिकीवाद विश्लेषण के अंतर्गत किस पुस्तक में फ्रांसीसी राज्य की सापेक्ष स्वायत्तता का और बोनापार्टवाद का सिद्धांत दिया था? तो ये होगा द एंथिस ब्रूमेर ऑफ लुई बोनापार्ट, ठीक है? नेक्स्ट आता है कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार भ्रष्टाचार के संदर्भ में यह प्रसिद्ध कथन किसका है कि जैसे जीभ पर रखे शहद या विष का स्वाद ने ना चखना संभव है असंभव है, वैसे ही सरकारी अधिकारियों द्वारा जनधन का थोड़ा भी गबन ना करना असंभव है, ठीक है? तो ये बहुत मतलब कि हँसी इस बात पर आ रही है कि ये बिल्कुल सही इनके द्वारा कोटेशन दी गई है कि जिस प्रकार से हम जीभ पर या तो शहद रखेंगे या फिर विष रखेंगे तो ना तो हम शहद का स्वाद चख पाएँगे, ना ही हम विष का स्वाद चख पाएँगे। उसी तरह से जो सरकारी अधिकारी हैं उनसे ये अपेक्षा करना कि वो किसी भी प्रकार का घोटाला नहीं करेंगे जनधन में, तो वो बिल्कुल भी असंभव है। तो ठीक है? तो ये इनकी कोटेशन थी कौटिल्य की। कौटिल्य के 2 और नाम हैं, जैसा मैं आपको बता चुकी हूँ पहले भी। कौटिल्य के विष्णुगुप्त भी नाम है था और इनका नाम चाणक्य भी था, ठीक है? चंद्रगुप्त मौर्य के ये प्रधानमंत्री थे, ठीक है? इनके गुरु थे, ठीक है? तो ये जो इनकी कोटेशन है वो इन्होंने कही है अ, कौटिल्य, ठीक है? कौटिल्य इनकी जो प्रसिद्ध कथन है, ठीक है? तो अर्थशास्त्र में इन्होंने ये कथन दिया हुआ है, ठीक है? तो ये बहुत प्रसिद्ध इनका कथन है, ठीक है? नेक्स्ट आता है जियाउद्दीन बर्नी ने अपनी सुप्रसिद्ध प्रशासनिक कृति फतवा ए जहांदारी, ठीक है? तो ये आपने याद रखना है, जियाउद्दीन बर्नी की रचना है फतवा ए जहांदारी, ठीक है? जैसे कि एचपी सेट का एग्जाम हुआ था उसमें इनसे रिलेटेड जियाउद्दीन बर्नी से रिलेटेड इनकी पुस्तकें पूछी गई थी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि यूजीसी नेट के एग्जाम में भी इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, तो आपने अच्छे से पढ़ लेनी है इनकी रचनाएं। तो जियाउद्दीन बर्नी की जो प्रसिद्ध कृति है जहांदारी, उसमें आदर्श मुस्लिम शासक को राज्य के सुचारू संचालन के लिए किस मुख्य गुण से युक्त होने पर बल दिया गया है? तो उसको दिया गया है जहांदारी यानी कि साम्राज्य निर्माण और दीनदारी यानी कि धर्म का संरक्षण का समन्वय करने पर, ठीक है? नेक्स्ट आता है श्री अरविंदो। श्री अरविंद की वह कौन सी महान आध्यात्मिक और दार्शनिक गद्य रचना है जिसे मानव चेतना के क्रमिक विकास का महाकाव्य माना जाता है? तो वो है द लाइफ डिवाइन, ठीक है? द लाइफ डिवाइन जो है उसको मानव चेतना के क्रमिक विकास का महाकाव्य जो है वो माना जाता है। नेक्स्ट आता है राजा राम मोहन राय द्वारा 1809 में एकेश्वरवाद के समर्थन में लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक तूफत तूफत उल मुहाइदीन, ठीक है? मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? तो राजा राम मोहन राय जिन्होंने सती प्रथा के विरोध में बहुत बड़ा काम किया था, ठीक है? उनके द्वारा 1809 में ये पुस्तक लिखी गई थी। तो ये जो लिखी गई थी ये फारसी भाषा में इनके द्वारा जो थी वो लिखी गई। नेक्स्ट आता है पंडिता रमाबाई। पंडिता रमाबाई ने महिलाओं को शिक्षित करने के लिए और बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं के विरुद्ध सामाजिक चेतना जगाने के लिए आर्य महिला समाज की स्थापना अ, वर्ष 1882 में किस स्थान पर की थी? तो जो पंडिता रमाबाई थी इनको रमाबाई जो पंडिता की उपाधि मिली हुई थी, ठीक है? ये संस्कृत की बहुत बड़ी ज्ञाता थी, ठीक है? तो इन्होंने मुक्त
समाज की स्थापना भी की हुई थी, ठीक है। ये इन्होंने उच्च जाति वर्ग की महिलाओं के लिए बहुत अच्छे-अच्छे काम किए थे, ठीक है। तो ये 1889 में एक समाज की स्थापना करती हैं जिसका नाम इन्होंने आर्य महिला समाज रखा, ठीक है। तो ये किस स्थान पर इन्होंने इसकी स्थापना की थी? तो इन्होंने पुणे में इसकी स्थापना जो थी वो की थी, ठीक है। नेक्स्ट आता है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने गीता के निष्काम कर्म योग की व्यावहारिक व्याख्या करने वाले सुप्रसिद्ध ग्रंथ श्रीमद् भागवत रहस्य की रचना किस जेल के कारावास के दौरान की थी? तो बाल गंगाधर तिलक की रचना है श्रीमद् भागवत रहस्य, ठीक है। तो इन्होंने जेल में ये रचना की हुई थी, तो इसकी इनकी जो जेल थी वो थी मांडले जेल, मयावार, बर्मा, ठीक है। बर्मा में इन्होंने जेल में ये पुस्तक जो थी वो लिखी थी जिसका नाम था श्रीमद् भागवत गीता रहस्य। नेक्स्ट आता है एम.एन. रॉय द्वारा वर्ष 1922 में बर्लिन से प्रकाशित वह ऐतिहासिक मार्क्सवादी कृति कौन सी है जिसमें उन्होंने भारतीय समाज के वर्ग चरित्र का विश्लेषण किया था? तो वो थी इंडिया इन ट्रांजिशन, ठीक है। इंडिया इन ट्रांजिशन वो इनकी एम.एन. रॉय की रचना थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि डॉक्टर वी आर अंबेडकर ने वर्ष 1946 में शूद्रों की उत्पत्ति और उनके सामाजिक पतन के कारणों की ऐतिहासिक खोज करने वाली अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हु वर द शूद्रास, ठीक है, किससे समर्पित है? तो ये सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इन्होंने 1946 में ये पुस्तक लिखी थी हु वर शूद्रास, ठीक है। तो ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जिनको संविधान निर्माता भी कहा जाता है उनकी पुस्तक है। तो ये इन्होंने जो महात्मा ज्योतिबा राव फुले को इन्होंने समर्पित की थी, ठीक है। महात्मा ज्योतिबा राव फुले को इन्होंने ये पुस्तक जो थी हु वर शूद्रास जो थी वो समर्पित की थी। नेक्स्ट आता है अरेंड लिजफार्ट, ठीक है। अरेंज लिजफार्ट जो थे उन्होंने अपनी विख्यात पुस्तक पैटर्न्स ऑफ डेमोक्रेसी 1999 में लिखी थी। मैं तुलनात्मक लोकतंत्र की किन दो प्रमुख मॉडलों का प्रतिपादन किया था? तो इन्होंने किया था जो बहुसंख्यकवादी यानी कि वेस्टमिंस्टर और सर्वसम्मति जन्य मॉडल का, ठीक है। नेक्स्ट आता है तुलनात्मक राजनीति के प्रसिद्ध विचारक डेविड एप्टर के ने विकासशील समाजों की राजनीतिक विश्लेषण के लिए किन दो प्रणालियों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया है? तो उन्होंने किया है समाधान प्रणालियों का, ठीक है, और संग्रहण प्रणालियों का जो मॉडल है वो प्रस्तुत किया है। सैमुअल पी हंटिगटन ने अपनी अत्यधिक प्रभावशाली पुस्तक पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटीज 1968 में इन्होंने लिखी थी। पी सैमुअल पी हंटिगटन की ये पुस्तक थी पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटीज में इन्होंने राजनीतिक अस्थिरता का मुख्य कारण क्या माना था? तो इन्होंने माना था तीव्र आर्थिक विकास और राजनीतिक संस्थाकरण की धीमी गति के बीच का अंतर, ठीक है। नेक्स्ट आता है तुलनात्मक विश्लेषण के अंतर्गत लुइसन पाई ने विकासशील देशों के राजनीतिक विकास के मूल्यांकन के लिए विकास संरक्षण के तहत किन तीन तत्वों को आवश्यक माना है? तो इन्होंने माना है समानता, क्षमता और विभेदीकरण को, ठीक है। जो समानता है, क्षमता है और विभेदीकरण है, इसको इन्होंने तीन तत्वों को जो है वो बहुत जरूरी माना है। मॉरिस डुवर्जर जो हैं उन्होंने दलीय सिद्धांतों के अनुसार वे राजनीतिक दल जिनका जन्म विधायी अंगों के भीतर होता है उन्हें क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है आंतरिक रूप से निर्मित दल, ठीक है। इंटरनली क्रिएट पार्टीज, ठीक है। नेक्स्ट आता है सामाजिक रचनावादी और विचारक अलेक्जेंडर वेंडेंट, ठीक है, ने अंतरराष्ट्रीय राजनीति में अराजकता की किन तीन संस्कृतियों का वर्गीकरण किया है? इन्होंने किया था हॉबिसियन, लॉकी लॉकियन और काउंटियन संस्कृतियां, ठीक है। नेक्स्ट आता है जॉन मीयरशाइमर ने नव यथार्थवाद के अंतर्गत आक्रामक यथार्थवाद का दार्शनिक आधार प्रस्तुत करने के लिए कौन सी प्रसिद्ध पुस्तक लिखी है? तो इन्होंने पुस्तक लिखी है द ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स, ठीक है। 2001 में इन्होंने ये पुस्तक लिखी है जॉन मीयरशाइमर ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है प्रसिद्ध नारीवादी अंतरराष्ट्रीय कूटनीतिज्ञ सुशान स्ट्रेंज्ड ने अपनी पुस्तक
स्टेटस एंड मार्केट्स में संरचनात्मक शक्ति के कौन से 4 बुनियादी स्तंभ बताए हैं? तो इन्होंने बताए हैं सुरक्षा, उत्पादन, वित्त और ज्ञान, ठीक है? सिक्योरिटी, प्रोडक्शन, फाइनेंस एंड नॉलेज को इन्होंने 4 बुनियादी स्तर जो है वो स्तंभ जो है वो बताए हैं, ठीक है? तो ये नारीवादी और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिज्ञ सुशांत स्ट्रेंज की बात है, ठीक है? तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट आता है रॉबर्ट कुहेन, ठीक है? रॉबर्ट कुहेन ने नव उदारवादी संस्था बाद को वैज्ञानिक उदार प्रदान करने के लिए वर्ष 1984 में किस महत्वपूर्ण पुस्तक की रचना की थी? तो इन्होंने 1984 में जो कुहेन रॉबर्ट कुहेन है, इन्होंने पुस्तक की रचना की है आफ्टर हेजेमनी, ठीक है? आफ्टर हेजेमनी जो है रॉबर्ट कुहेन की रचना है। ये आपने याद रखना है और एचपी सेट में ये क्वेश्चन जो था वो पूछा भी गया था। नेक्स्ट आता है केनेथ वॉल्टज। केनेथ वॉल्टज ने अंतरराष्ट्रीय संबंधों में युद्धों और संघर्ष के कारण का विश्लेषण करने के लिए 3 इमेजेस का सिद्धांत किस पुस्तक में दिया था? तो केनेथ वॉल्टज ने 3 इमेजेस का सिद्धांत दिया हुआ था, ठीक है? तो इन्होंने किस पुस्तक में दिया हुआ था? ये द मैन, द स्टेट एंड द वॉर, ठीक है? द मैन, द स्टेट, द वॉर 1959 में इनके द्वारा ये पुस्तक केनेथ वॉल्टज के द्वारा लिखी गई थी। शीत युद्ध के चरम दौर में वर्ष 1971 में हस्ताक्षरित ऐतिहासिक भारत सोवियत शांति मैत्री और सहयोग संधि, ठीक है, पर भारतीय की ओर से किसने हस्ताक्षर किए थे? तो भारत की ओर से उस पर हस्ताक्षर किए थे तत्कालीन विदेश मंत्री सरदार स्वर्ण सिंह ने, ठीक है? नेक्स्ट आता है कि भारत किस वर्ष ऐतिहासिक अस्ताना शिखर सम्मेलन के दौरान संघाई सहयोग संगठन का पूर्वकालिक सदस्य बना था? तो वो बना था 2017 में, ठीक है, पाकिस्तान के साथ। नेक्स्ट आता है कि एशिया अफ्रीका के नव स्वतंत्र देशों की के ऐतिहासिक बांडुंग सम्मेलन, ठीक है, जो 1955 में हुआ था, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो बांडुंग सम्मेलन आपने याद रखना है, इसका मुख्य उद्देश्य जो था वो था गुट निरपेक्षता आंदोलन यानी कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की ठोस वैचारिक और संगठनात्मक नींव रखना। नेक्स्ट आता है कि केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा करने के लिए गठित सुप्रसिद्ध सरकारिया आयोग जो था उसमें जो 1983 में हुआ था, इसमें इन्होंने अध्यक्ष न्यायमूर्ति रणजीत सिंह सरकारिया के अतिरिक्त अन्य 2 सदस्य कौन थे? तो इसमें एक तो सदस्य थे न्यायमूर्ति रणजीत सिंह सरकारिया और दूसरे थे जिनके नाम पर इसका योग का नाम रखा गया है सरकारिया योग, और दूसरे थे बी शिवरामन और डॉक्टर एस आर सेन, ठीक है? नेक्स्ट आता है मदन मोहन पुंछी आयोग, ठीक है? मदन मोहन पुंछी आयोग ने राज्य में राष्ट्रपति के पॉकेट वीटो, ठीक है, जो विधेयक को अनिश्चित काल के लिए रोकने के लिए होता है, ठीक है, तो पॉकेट वीटो के प्रभाव को सीमित करने के लिए राष्ट्रपति को कितने समय के भीतर निर्णय लेने की सिफारिश की थी? तो इन्होंने की थी 6 महीने के भीतर, ठीक है, 6 महीने के भीतर सिफारिश की थी। नेक्स्ट आता है वर्ष 1951-52 में आयोजित स्वतंत्र भारत के प्रथम आम चुनावों में लोकसभा की कुल सीटों का जो मतदान था वो हुआ था। तो कितनी सीटों के लिए पहला जो आम चुनाव था वो हुआ था? तो वो हुआ था 489 सीटों के लिए, ठीक है, 489 सीटों के लिए चुनाव जो था वो पहली बार हुआ था। नेक्स्ट आता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यसभा को ये अनन्य अधिकार प्राप्त है कि वे 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर संसद में नई अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन का अधिकार दे सकती हैं? तो वो था ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 312, ठीक है, 312 में, ठीक है। बाकी चैनल को प्लीज जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि बहुत मेहनत लगती है इस तरह से आपके लिए क्लास लेकर आने में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चूज करके लेके आने में। तो क्लास को ज़रूर लाइक भी कर दें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर कर लें। बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस मैं आपके लिए लेकर आने वाली हूँ। बाकी क्लास को शेयर ज़रूर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपकी वो क्लास जो है वो कैसी लगती है। नेक्स्ट आता है कि संसद की लोक लेखा समिति पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, ठीक है, जिसको पीएसी फुल शॉर्ट फॉर्म है इसकी, के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का निर्धारित होता है? तो वो होता है 1 वर्ष। प्रत्येक वर्ष नए सदस्य चुने जाते हैं। भारतीय राजनीति में सांप्रदायिक दंगों और तनाव के समाजशास्त्रीय विश्लेषण के लिए संस्थागत दंगा प्रणाली, ठीक है, की अवधारणा किसने प्रतिपादित जो थी वो की थी? तो वो की थी पॉल आर ब्रॉस ने, ठीक है। नेक्स्ट आता है
स्वतंत्रता के बाद भारतीय राजनीति की शुरुआत 2 दशकों के लोकतांत्रिक और सामाजिक विकास का विश्लेषण करने वाली रजनी कोठारी की सुप्रसिद्ध पुस्तकें पॉलिटिक्स इन इंडिया किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? तो रजनी कोठारी की पुस्तक है, ठीक है, पॉलिटिक्स इन इंडिया, ठीक है, ये किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? ये हुई थी 1970 में प्रकाशित, ठीक है, 1970 में ये प्रकाशित रजनी कोठारी की पुस्तक हुई थी। नेक्स्ट आता है कि भारतीय राजनीति के बदलते चुनावी परिदृश्य के विश्लेषण के संदर्भ में राजनीति शास्त्री योगेंद्र यादव द्वारा प्रतिपादित द्वितीय लोकतांत्रिक उभार का मुख्य विशेषता क्या थी? तो इसकी मुख्य विशेषता क्या थी? इसकी मुख्य विशेषता थी कि 1990 के दशक में पिछड़ी जातियों, दलितों और ग्रामीण मतदाताओं की चुनावी सहभागिता में भारी वृद्धि। नेक्स्ट आता है इतिहासकार बेनेडिक्ट एंडरसन ने राष्ट्रवाद के सिद्धांत की तीखी आलोचना करते हुए हुज इमेजेस इमेजिड कम्युनिटी, ठीक है, हुज इमेजिड कम्युनिटी नामक प्रसिद्ध सब ऑल्ट्रन निबंध किसने लिखा था? तो ये लिखा था पार्थ चटर्जी ने ये निबंध जो था वो लिखा था, जिसका नाम था हुज इमेजेस इमेजिनेड कम्युनिटी। नेक्स्ट आता है फ्रेडरिक्स ने तुलनात्मक लोक प्रशासन के विश्लेषण के लिए प्रयुक्त अपने प्रारंभिक मॉडल एग्रेरिया इंडस्ट्रिया को संशोधित करके बाद में त्रिस्तरीय मॉडल का प्रतिपादन किया था। तो इन्होंने किया था सलियत प्रिज्मीय वृत्तित मॉडल का, ठीक है, फ्यूज्ड प्रिज्मेटिक डिफरेंस्ड मॉडल इन्होंने दिया हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में से किस आधुनिक अमेरिका संगठनात्मक चिंतक ने यह विख्यात भविष्यवाणी की थी कि आने वाले दशकों में नौकरशाही का अंत निश्चित है और उसकी जगह अस्थायी तथार्थ प्रणालियां ले लेंगी? तो ये किसने घोषणा की थी? ये की थी वॉरेन वेनिस ने, ठीक है, वॉरेन वेनिस ने ये घोषणा जो थी वो की थी। नेक्स्ट आता है लोक प्रशासन के शास्त्रीय प्रशासनिक सिद्धांतों की कड़ी आलोचना करते हुए वर्ष 1948 में विख्यात पुस्तक द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट की रचना किसने की थी? द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट की रचना की थी ऑप्शन नंबर बी ड्वाइट बाल्डो ने, ठीक है, ड्वाइट बाल्डो ने इसकी रचना जो थी वो की हुई थी। एल्टन मेयो द्वारा वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी में आयोजित हॉथॉर्न प्रयोगों के अंतर्गत वह कौन सा पहला प्रयोग था जिसमें यह निष्कर्ष निकला कि भौतिक कार्य दिशाओं की तुलना में औपचारिक सामाजिक संबंध उत्पादकता को अधिक प्रभावित करते हैं? तो ये था ऑप्शन नंबर बी प्रकाश व्यवस्था प्रयोग, ठीक है, प्रकाश व्यवस्था प्रयोग। नेक्स्ट आता है प्रशासनिक संगठन में के व्यवहार में व्यक्तित्व और प्रशासनिक संगठन के बीच उत्पन्न होने वाले अंतर्निहित संघर्षों का उत्कृष्ट विश्लेषण किसने किया है? तो वो किया था क्रिस अग्रिस ने, ठीक है, क्रिस अग्रिस ने ये प्रयोग किया था। नेक्स्ट आता है भारत में सरकारी सेवाओं को अत्यधिक नागरिक अनुकूल बनाने वाली नागरिक चार्टर की प्रगतिशील अवधारणा को किस वर्ष मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में औपचारिक रूप से स्वीकृत किया गया था? तो ये थी 1997 में, ठीक है, मई 1997 में। तो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 आरटीआई एक्ट 2005 की कौन सी अनुसूची उन केंद्रीय सुरक्षा और खुफिया संगठनों की सूची प्रदान करती है जिन्हें इस अधिनियम के दायरे से आंशिक रूप से छूट प्राप्त है? तो वो होगा द्वितीयक अनुसूची, ठीक है, जो सेकंड शेड्यूल्ड है उसमें ये रखा गया है, ठीक है। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप पढ़ेंगे, ठीक है। तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए, बाकी कमेंट करके बताइए कि आपको क्लास कैसी लगी, लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज की क्लास के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।